यह 1998वां वर्ष में मन इंडिया में हुई एक अद्भुत घटना। उस समय विश्वमंता एक तरफ थी, लेकिन इंडिया मात्र और एक तरफ थी। अमेरिका इंडिया को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत से प्रयास किया, लेकिन इंडिया मात्र बिल्कुल नहीं रुकी। हम कब पकड़े जाएंगे इस डर से अमेरिका स्पाई सैटेलाइट से हमारे इंडिया पर हमेशा नजर रखी जाती थी। कोई भी हलचल होते ही तुरंत पकड़ सकते थे। ऐसे सिचुएशन में भी दुनिया द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर हथियारों को टेस्ट करना हो तो उसके लिए बहुत गट्स चाहिए। वही हमारा भारत ने किया। 1970वां वर्ष में विश्वमंता एक होकर अब से और कोई देश न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, ऐसा एक समझौता किया गया। लेकिन इंडिया ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह समझौता हमें बहुत अन्यायपूर्ण लगा। अपने देश के लोगों को सुरक्षा चाहिए तो न्यूक्लियर हथियार जरूरी हैं, ऐसा इंडिया ने डिसाइड किया। इसलिए 1974 में एक न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया। उस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुधा। यह बात दुनिया के देशों को पता चलते ही उन्होंने हम पर बहुत गुस्से से रिएक्ट किया। हमारे देश पर कई सैंक्शंस लगाए। अमेरिका ने हमारे पास आने वाले रॉ मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज को बैन किया, लोन्स रोक दिए। कनाडा, जापान और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने हमारे पास आने वाली सारी मदद रोक दी। इतना होने पर भी चाहे जो हो न्यूक्लियर हथियार तो चाहिए ही, ऐसा इंडिया ने बहुत मजबूती से डिसाइड किया। इसलिए दूसरी बार असल में दुनिया को बिना बताए न्यूक्लियर हथियार बनाए। बनाना तक तो ओके, लेकिन दुनिया को बिना बताए टेस्ट करना बिल्कुल असंभव था। ऐसे असंभव को भी संभव करके इंडिया ने दिखाया। भारत देश में सब सो रहे थे उस समय। कुछ महान लोग बिना सोए जो मिशन चला रहे थे, वही ऑपरेशन शक्ति था। इस ऑपरेशन शक्ति घटना के सामने तो हॉलीवुड मूवी भी कम पड़ेगी। असल में इस ऑपरेशन शक्ति में क्या किया गया, टेस्ट्स कैसे किए गए, मैं 3D एनिमेशन में दिखाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट को ग्रेनाइट माउंटेन्स में किया, लेकिन हमारा इंडिया ऐसा नहीं किया। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए हमने सिलेक्ट की हुई कॉम्प्लिकेटेड जगह राजस्थान राज्य में स्थित थार डेजर्ट थी, क्योंकि यहाँ कम लोग रहते हैं। वाटर सप्लाई लिंक नहीं है, इसलिए लोगों को नुकसान न पहुंचे और पानी दूषित न हो, ऐसा सोचकर इंडिया ने थार डेजर्ट को सिलेक्ट किया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, यहाँ चारों ओर रेत के अलावा कुछ भी नहीं था। इस वजह से अमेरिका अपने सैटेलाइट से ऊपर से देखे तो हम पकड़े जाएंगे। अगर उस समय हम पकड़े जाते तो हमारे देश के पास आज न्यूक्लियर हथियार नहीं होते। एक न्यूक्लियर देश के रूप में दुनिया में खड़ा होना है तो चाहे जो हो, ये टेस्ट्स करने ही होंगे। अब रिस्क लेकर इंडियन आर्मी और इंडियन साइंटिस्ट्स ने मिलकर दुनिया को स्टन करने वाला मिशन शुरू किया, वही ऑपरेशन शक्ति। वह 1998 का साल, अप्रैल महीने की शुरुआत। राजस्थान के थार डेजर्ट में पोखरन नाम की जगह। रेत पर बहुत सन्नाटा था, लेकिन इंडियन आर्मी ने इतिहास बनाने के लिए अंडरग्राउंड में ऑपरेशन शक्ति को शुरू किया। इस मिशन का गोल था दुनिया को बिना बताए, खासकर अमेरिका को बिना बताए न्यूक्लियर टेस्ट करना, क्योंकि अमेरिका अपने स्पाई सैटेलाइट्स से इंडिया को रोज ऑब्जर्व करता है। उन सैटेलाइट्स में रियल टाइम कैमरा होता है। इन कैमरा से लाइव में हम थार डेजर्ट में क्या कर रहे हैं CIA और NISA देख सकते हैं। कोई भी वस्तु की जगह बदले, यहाँ तक कि व्हीकल के टायर मार्क्स भी वे देख सकते हैं। अब अमेरिका के सैटेलाइट्स को आंख पर पट्टी बांधकर हम न्यूक्लियर टेस्ट्स कैसे करें, यही भारतीय साइंटिस्ट्स के सामने सबसे बड़ा टास्क था। तुरंत हमारे साइंटिस्ट्स एक आइडिया लेकर आगे बढ़े। वही था ओनली नाइट कंस्ट्रक्शन। मान लीजिए कोई वस्तु आज सनसेट के समय एक जगह पर है, तो सुबह तक अगर उसकी जगह बदल गई, अमेरिका का सैटेलाइट पहचान लेगा कि यहाँ कुछ सीक्रेट काम हो रहा है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट्स ने यह शानदार प्लान लागू किया। नासा सैटेलाइट को बिना पता चले, बिना देखे, केवल रात में ही काम होना चाहिए, लेकिन सुबह तक जो भी वस्तु हटाई गई हो उसे फिर उसी जगह पर रखना होगा। इस तरह से हमें न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अंडरग्राउंड गड्ढे खोदने थे, शाफ्ट्स कंस्ट्रक्ट करने थे। एक बार इमेजिन कीजिए यह कितना कठिन और कितना रिस्की था। बहुत हिम्मत से हमारे लोग इस सीक्रेट काम में लग गए। हमारी इंडियन आर्मी की 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट मैदान में उतरी। ये आर्मी यूनिट टेस्ट प्लेस के पास रहते हुए रात में व्हीकल्स में टेस्ट प्लेस पर जाती थी। व्हीकल्स में जरूरी टूल्स और उपकरण ले जाती थी। असल में यहाँ क्या हो रहा था, यह सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट्स और इंडियन आर्मी को पता था।
इनका टास्क था अमेरिकी सैटेलाइट से बचकर अंडरग्राउंड शाफ्ट्स का निर्माण करना, वह भी सिर्फ 40 दिनों में काम पूरा होना चाहिए, केवल रात में काम करना, और वह भी बिना किसी को पता चले। इतना ही नहीं, बहुत कम लाइट से काम करना पड़ता था, क्योंकि हीट ट्रेसेस भी अमेरिकी स्पाई सैटेलाइट पकड़ सकती थी। असल में यह अंडरग्राउंड शाफ्ट्स क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं? हमें 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस का टेस्ट करना था। इसके लिए लगभग 400 मीटर गहराई और 50 मीटर चौड़ाई तक गड्ढे खोदने होते हैं। गड्ढा खोदने के बाद आवश्यक जगह पर कंक्रीट और स्टील से केसिंग करनी होती है। गड्ढे के अंदर यानी 400 मीटर गहराई में न्यूक्लियर डिवाइस को फिट करना होता है। इस डिवाइस के ऊपर एक प्लग फिक्स किया जाता है, जिससे डिवाइस को ब्लास्ट किया जाता है। इसके ऊपर एक मॉनिटरिंग डिवाइस लगाई जाती है। हमारे साइंटिस्ट्स दूर स्थित कंट्रोल बंकर में रहते हैं। वहां से रिमोट से डिवाइस को ट्रिगर करते हैं तो वह ब्लास्ट हो जाता है। उस समय ऊपर लगी मॉनिटरिंग डिवाइस से पता चलता है कि बम ने कितनी एनर्जी रिलीज की, कैसे काम किया, सक्सेस हुआ या नहीं। ये डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। यही हमारा प्लान था। लेकिन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, हमें 5 डिवाइसेस का टेस्ट करना था। इंडियन आर्मी ने काम शुरू किया। अंडरग्राउंड गड्ढे खोदने लगे। देश में सब सो जाते थे। उसके बाद आर्मी यूनिट पूरी टीम के साथ सीक्रेट रूप से पोखरन टेस्ट प्लेस जाती थी। वे जाते समय रास्ते को बहुत ध्यान से याद रखते थे। पास के गांव के लोगों को भी पता न चले, इसके लिए साउंड सप्रेस्ड इक्विपमेंट ले जाते थे, यानी काम करते समय कोई आवाज़ नहीं होती थी, क्योंकि इस सीक्रेट मिशन की खबर अगर हमारे इंडियन मीडिया को भी मिल जाती तो वह अमेरिका तक पहुंच जाती। फिर मिशन फेल हो जाता। इसलिए हमारे देश के लोगों को भी बिना बताए काम किया गया। आर्मी ने इस काम में जितना हो सके हाथ के टूल्स का इस्तेमाल किया। रोज इक्विपमेंट ले जाना मुश्किल था, इसलिए जो वस्तु जहां रखी जाती थी उसकी जगह को ध्यान से याद रखते थे। वहां काम करने वाले इंडियन आर्मी के पीछे साइंटिस्ट्स होते थे। काम ऐसे वैसे नहीं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से डिजाइन किया गया था। पूरी आर्मी यूनिट को छोटे छोटे यूनिट्स में बांटकर हर यूनिट को एक काम सौंपा गया। हर सोल्जर को एक स्पेसिफाइड इक्विपमेंट दिया गया। वह सोल्जर अपने उपकरण की जगह याद रखता था और काम खत्म होने के बाद उसी जगह पर रख देता था, क्योंकि अगर वस्तु की जगह बदलती तो ऊपर से अमेरिकी सैटेलाइट पकड़ लेता। करंट वायर्स या इक्विपमेंट केबल्स को पौधों और घास से ढककर कवर किया जाता था। मशीनरी टूल्स और कंटेनर्स को पास के बंकर में छिपाकर रखा जाता था। काम उस रात में पूरा करके सुबह से पहले सारी वस्तुएं अपनी जगह पर रख दी जाती थीं। वापस जाते समय व्हीकल्स के टायर मार्क्स को मिटाने के लिए कुछ सोल्जर्स झाड़ू से साफ करते हुए जाते थे, ताकि रूट पर आर्मी व्हीकल्स के निशान न रहें और अमेरिकी स्पाई सैटेलाइट्स पहचान न पाएं। अप्रैल महीने भर इंडियन आर्मी ने ऐसे ही 5 अंडरग्राउंड शाफ्ट्स को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार किया। अमेरिका को जरा भी शक नहीं हुआ। इतनी परफेक्शन से काम किया गया कि अमेरिका के KH-1 सैटेलाइट, जिसमें हाई इमेज रेजोल्यूशन था, ने भी बिफोर और आफ्टर इमेजेस कंपेयर करके कुछ नहीं पाया। इतना ही नहीं, हमारे लोगों ने सैटेलाइट कब पोखरन प्लेस के ऊपर से जाएगा यह भी कैलकुलेट करके पता लगाया। डे टाइम में कुछ समय ऐसा था जब वह हमारी जगह को नहीं देख सकता था। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। उस समय भी काम किया जाता था। यह सब सैटेलाइट की ऑर्बिट कैलकुलेट करने से संभव हुआ। आखिरकार इंडियन आर्मी ने काम पूरा किया। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए सब तैयार था, लेकिन अब न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इस जगह पर कैसे लाना है, यही बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क था। 1 मई 1998 को फाइनल तय किया गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को पोखरन टेस्ट प्लेस पर लाना है। उस रात इंडिया के लोग चैन से सो रहे थे, लेकिन मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कुछ साइंटिस्ट्स जाग रहे थे और बहुत बिजी थे। वे ट्रक कंटेनर्स में न्यूक्लियर डिवाइसेस की पैकिंग कर रहे थे। उस रात ठीक 3 बजे सुबह न्यूक्लियर डिवाइसेस को मिलिट्री ट्रक्स में लोड किया गया। मिलिट्री कॉन्वॉय रवाना हुई। हमारे इंडियन मीडिया को भी न पता चले, इसके लिए व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन नंबर्स बदल दिए गए। बिना किसी आवाज़ के रातों रात 5 बम्स को मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट लाया गया। वहां पहुंचते ही इंडियन एयरफोर्स का AN-33 एयरक्राफ्ट तैयार था। ट्रक से एयरप्लेन में बम्स को सावधानी से लोड किया गया। वहां से राजस्थान के जैसलमेर मिलिट्री एयरबेस ले जाया गया। वहां से इंडियन आर्मी ट्रक्स में 3 ट्रिप्स करके 5 बम को पोखरन टेस्ट प्लेस में मिलिट्री फैसिलिटी में रखा गया। इस जगह का कोड नेम था प्रेयर हॉल। प्रेयर हॉल में बॉम्ब्स में फाइनल डेटोनेटर अटैच किए गए। टाइमर्स चेक किए गए।
सेफ्टी लॉक्स कंफर्म किए गए। हर वायर, हर फ्यूज, हर वोल्टेज ट्रिगर टेस्ट और क्रॉस चेक करके फाइनल टेस्ट के लिए तैयार किया गया। 10 मई 1998 को 3 अलग अलग शाफ्ट्स में 3 बॉम्ब्स इंस्टॉल किए गए। शक्ति 1 यह 2 स्टेज थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था। यही हमारा मेन न्यूक्लियर डिवाइस था। शक्ति 2 यह प्लूटोनियम इम्प्लोजन फिस्शन डिवाइस था। शक्ति 3 यह एक एक्सपेरिमेंटल लाइनियर इम्प्लोजन डिवाइस था। शक्ति 1 को व्हाइट हाउस नाम के शाफ्ट में इंस्टॉल किया गया। शक्ति 2 को ताजमहल नाम के शाफ्ट में इंस्टॉल किया गया। शक्ति 3 को कुंभकर्ण नाम के शाफ्ट में इंस्टॉल किया गया। अब सब इंस्टॉल करने के बाद कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स काउंटडाउन के लिए तैयार थे। यहाँ हर किसी का एक एक काम था। असली नाम इस्तेमाल नहीं करने थे, मोबाइल फोन्स इस्तेमाल नहीं करने थे, कोई ट्रेस नहीं छोड़ना था। इस टीम में ब्रिलियंट माइंड्स जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, आर चिदम्बरम और अनिल काकोडकर मौजूद थे। सब तैयार थे। थोड़ी देर बाद अमेरिकी सैटेलाइट पोखरान रेंज को पार कर गया। इंडियन सर्वेलेंस टीम ने बताया कि आसमान साफ है, वेदर परफेक्ट है। सेफ्टी क्लियरेंस मिल गया। काउंटडाउन सिस्टम एक्टिवेट हुआ। कंट्रोल रूम में सब सेफ्टी गॉगल्स लगाकर इंतजार कर रहे थे। कई साल की मेहनत इस एक पल में सक्सेस या फेल तय कर देगी। ठीक 11 मई सुबह 3:45 पर अंधेरे थार डेजर्ट में अंडरग्राउंड से एक बड़ी लाइट निकली। कंट्रोल रूम में सभी साइंटिस्ट्स और सोल्जर्स ने एक साथ आंखें बंद कर लीं। तुरंत एक शॉकवेव आई। एक बड़ा ब्लास्ट कई 100 मीटर आकाश में उठा। शक्ति 1, 2, 3 सभी डिवाइसेस डेटोनेट हुए। जमीन हिल गई। सारा डेटा कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड किया गया और बस कंट्रोल रूम में सब खुशी से झूम उठे। हमारे देश के इतिहास में वह एक महान दिन बन गया। लेकिन पॉलिटिकली भी इसने दुनिया को हिला दिया। जब पॉलिटिक्स के साथ साइंस जुड़ जाए तो देश के लोग कितने सेफ हो सकते हैं, यह हमारे साइंटिस्ट्स और आर्मी ने साबित किया। फिर 13 मई को शक्ति 4 और 5 भी सफलतापूर्वक टेस्ट किए गए और इस तरह इंडिया 6th कंट्री के रूप में न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया। कभी कभी शांति चाहिए तो वायलेंस जरूरी हो जाता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जय हिंद।